अपना, शुभंकर मंत्र है अपना। हमारी प्रेरणा भास्कर है जिनका, रथ सतत चलता युगों से कार्यरत है जो, सनातन है प्रबल ऊर्जा गति मेरा धर्म है जो, भ्रमण करना यही तो मंत्र है अपना, शुभंकर मंत्र है अपना। चरैवेति यही तो मंत्र है अपना। हमारी प्रेरणा माधव है जिनके मार्ग पर चलना, सभी हिंदू सहोदर हैं ये जन जन को सभी कहना, स्मरण उनका करेंगे और समय दे अधिक जीवन का, यही तो मंत्र है अपना, शुभंकर मंत्र है अपना। चरैवेति यही तो मंत्र है अपना। हमारी प्रेरणा भारत है भूमि की करें पूजा, सुजल सुफला सदा स्नेहा यही तो रूप है उसका, जिए माता के कारण हम करें जीवन सफल अपना, यही तो मंत्र है अपना, शुभंकर मंत्र है अपना। चरैवेति यही तो मंत्र है अपना, नहीं रुकना नहीं थकना, सतत चलना यही तो मंत्र है अपना, शुभंकर मंत्र है अपना। चरैवेति यही तो मंत्र है अपना, यही तो मंत्र है अपना, यही तो मंत्र है अपना। हम सब के लिए आज बहुत ही शोक का दिवस है कि भारत रत्न स्वर साम्राज्ञी मां सरस्वती की वरद पुत्री लता मंगेशकर जी ने अपना यह पार्थिव शरीर छोड़ दिया है। दुनिया के संगीत के इतिहास में लता मंगेशकर जी का स्थान सूर्य के समान है। उनके बारे में कुछ कहना जैसे सूर्य को दिया दिखाने के जैसा ही।
शायद जब तक यह मानव सभ्यता रहेगी तब तक हम लता दीदी को याद करते रहेंगे। एक गीत की पंक्तियां हैं, शायद उन्हीं के लिए इस समय बड़ी सटीक हैं कि तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे। आज इस कार्यक्रम के प्रारंभ होने से पूर्व हम सब लता दीदी की आत्मा के बैकुंठ गमन के लिए कुछ क्षणों का मौन रखेंगे। ओम शांति शांति शांति। अब मैं योगिनी बापट जी को आमंत्रित करता हूं कि आगे के कार्यक्रम के संचालन एवं शांति पाठ हेतु आप योगिनी बापट जी। धन्यवाद। पूरे विश्व की, संसार की, पृथ्वी जल वायु यानी पूरे पर्यावरण की शांति के लिए प्रार्थना करते हुए हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। मैं एडमिन टीम से निवेदन करती हूँ कि वे शांति पाठ चलाएं। सभी गणमान्य व्यक्ति, हमारे प्रमुख अतिथि, अतिथिगण, पदाधिकारी, हमारे साथ जुड़े विभिन्न प्रांतों से गुरुजन, छात्रगण, हमारे साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़े सारे प्रेक्षक गणों का मैं योगिनी बापट, केंद्रीय टोली पर्यावरण संरक्षण गतिविधि की सदस्य, पर्यावरण संरक्षण गतिविधि की ओर से स्वागत करती हूँ, सादर प्रणाम करती हूँ। सबको जिस दिन का इंतजार था वो दिन आज आ गया है। नेशनल स्कूल पर्यावरण प्रतियोगिता के परिणाम घोषित होने का दिन आ गया है। नेशनल स्कूल पर्यावरण प्रतियोगिता 2022 के दौरान हमें 55,000 से अधिक विद्यालयों से रजिस्ट्रेशंस मिले हैं और 8.5 लाख से भी अधिक विद्यार्थियों का इस प्रतियोगिता में भाग लिया गया है। आज इस विशेष कार्यक्रम का गौरव बढ़ाने के लिए भारत के विभिन्न शिक्षण संस्थानों से गणमान्य व्यक्ति हमारे बीच हमारे प्रमुख अतिथि के रूप में उपस्थित है। मैं अनुरोध करती हूँ श्री दे रामाराम जी से कि जो हमारे पर्यावरण संरक्षण गतिविधि के अखिल भारतीय शिक्षण संस्थान के टोली के सदस्य, पर्यावरण संरक्षण गतिविधि स्कूल वर्टिकल्स के प्रमुख और NSPC के सह संयोजक है कि वे हमारे उपस्थित अतिथि गणों का परिचय दें। नमस्कार। नेशनल स्कूल पर्यावरण प्रतियोगिता के इस ऑनलाइन परीक्षा घोषणा कार्यक्रम में पधारे हुए समस्त अतिथि, अभिभावक, गुरुजन, विद्यार्थियों का मैं पर्यावरण गतिविधि की ओर से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हमें जिन अतिथियों का पाथेय मिलने वाला है, मैं उनका संक्षिप्त परिचय एवं स्वागत करना चाह रहा हूं। हमारे इस आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि आदरणीय बहन पद्मश्री अनुराधा जी पौडवाल। आप हिंदी सिनेमा जगत की सुविख्यात पार्श्व एवं भजन गायिका हैं। भारत सरकार ने आपको 2017 में
पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। आज के इस कार्यक्रम में मैं आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इनके साथ ही हम सबके सौभाग्य से आज के अपने इस कार्यक्रम में मां भारती का लाडला, बौद्धिक क्षमता के धनी, जिनको सारी दुनिया गूगल बॉय के नाम से जानती है, ऐसे कौटिल्य पंडित जी, आपका भी स्वागत एवं अभिनंदन। आज के हमारे इस वर्चुअल कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के नाते हम सबके मध्य उपस्थित है डॉक्टर प्रदीप कुमार जी जोशी। आप संघ लोक सेवा आयोग अर्थात यूपीएससी के अध्यक्ष हैं। आपका भी इस एनएसपीसी घोषणा कार्यक्रम में स्वागत एवं अभिनंदन। हमारे इस आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि आदरणीय श्री राम जी अरावकर, आप शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाला देश का सबसे बड़ा गैर सरकारी संगठन, जिनके देश भर में छोटे बड़े 23,000 विद्यालय संचालित हो रहे हैं, विद्या भारती संगठन, इस संगठन के आप माननीय अखिल भारतीय महामंत्री हैं। इसी प्रकार अतिथियों की श्रृंखला में हम सबके मध्य है आदरणीय श्रीमती एल स्वीटी चांगसान जी। आप असम मेघालय कैडर की 1994 बैच की सीनियर आईएएस अधिकारी हैं। आप स्कूली शिक्षा एवं शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की संयुक्त जॉइंट सेक्रेटरी हैं। आपका भी इस वर्चुअल कार्यक्रम में स्वागत एवं अभिनंदन। इसी प्रकार हमारे इस आज के कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के नाते उपस्थित हैं डॉक्टर गौरीशंकर जी, एस गौरीशंकर जी। आप पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के उप सचिव एवं साथ ही आप माननीय राज्य मंत्री पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के ओएसडी भी हैं। आपका भी हम इस कार्यक्रम में स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। इनके साथ ही मैं स्वागत करूंगा हमारे आज के कार्यक्रम के विशेष अतिथि डॉक्टर जोसेफ एमानुएल। आप केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नई दिल्ली के निदेशक हैं। आपका भी इस कार्यक्रम में स्वागत। साथ ही हमारे मध्य उपस्थित है श्रीमान विनोद कुमार जी बेहरा। आप केंद्रीय विद्यालय संगठन नई दिल्ली के डिप्टी कमिश्नर हैं। आपका भी मार्गदर्शन हमें मिलने वाला है। आप सब अतिथियों का पुनः हृदय से स्वागत, अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद तेराम जी। पर्यावरण संरक्षण गतिविधि जल, जमीन, जंगल, जानवर और जन का आपस में तालमेल बनाए रखने का कार्य करती है। इस भगवान के कार्य को पीएसजी किस तरह से करती है, यह जानकारी देने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे पीएसजी के अखिल भारतीय सह संयोजक माननीय श्री राकेश जी जैन को। आपने स्टैटिस्टिक्स में पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री हासिल की है। शिक्षा पूरी होते ही आपने अपना संपूर्ण जीवन समाज सेवा के हेतु समर्पित कर दिया है। आपका केंद्र रायपुर, छत्तीसगढ़ है। मैं आग्रह करती हूँ राकेश जी से कि हमें वो अब उद्बोधन प्रदान करें। आज के इस अति विशिष्ट कार्यक्रम की मुख्य अतिथि बहन अनुराधा पौडवाल जी, डॉक्टर प्रदीप जोशी जी, संचालिका बहन योगिनी बापट जी, अन्य उपस्थित विशिष्ट अतिथिगण, सारे देश के 8 लाख विद्यार्थियों का जो ये आयोजन हुआ है, उस कार्यक्रम में उपस्थित सभी बंधुओं, उपस्थित मातृशक्ति, पीएसजी पर्यावरण संरक्षण गतिविधि के तत्वाधान में हो रहा है।
आपको पर्यावरण संरक्षण गतिविधि क्या है इसकी जानकारी देने की जिम्मेदारी मुझे दी गई है। पर्यावरण संरक्षण गतिविधि का कार्य लगभग 3 वर्ष पहले समाज के कुछ सुधीजन, समाज के बारे में चिंता करने वाले लोगों के माध्यम से, अनेकों संस्थाओं के सहयोग से ये प्रारंभ हुआ। इस कार्य की पृष्ठभूमि क्या है ये भी मुझे आपको बताना चाहिए। तो 4-5 घटनाएं देश में इस प्रकार की हुई जिससे कि पर्यावरण पर कुछ लोगों को लगाया जाए, काम किया जाए। तो उन घटनाओं की केवल सांकेतिक चर्चा मैं करूंगा। 16 जून 2013 को उत्तराखंड के अंदर केदारनाथ तीर्थ पर एक बहुत बड़ी त्रासदी हुई। एक जल का विशाल प्रवाह केदारनाथ मंदिर के पीछे से आया और लगभग 20-25 हजार लोगों को अपनी समाधि में लेता हुआ और वो चला गया। पर्यावरणविदों का मानना है कि कहीं ना कहीं पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ हुई है, इसके कारण ही ये इतनी बड़ी घटना हुई। हम दिल्ली में बहुत सारे लोग रहते हैं। दिल्ली में चारों तरफ कूड़े के बड़े बड़े डंप है। गाजियाबाद से दिल्ली जाएं तो एक बहुत बड़ा गाजीपुर चौराहा जो बहुत बड़ा डंप है, 20,000 करोड़ टन से ज्यादा कूड़ा वहां जमा है, 70 एकड़ में फैला है, कुतुब मीनार से दुगना ऊंचाई है। कितनी विषैली गैस वो छोड़ता होगा इसका हम अनुमान कर सकते हैं। उस कूड़े को व्यवस्था की जा सकती थी, परंतु सूखा कूड़ा, गीला कूड़ा दोनों को अलग ना कर सकने वाला एक तत्व रहता है, वो पॉलीथीन। पॉलीथीन का वजन ज्यादा नहीं है, परंतु वो दोनों प्रकार के कूड़ों को बिना सेग्रीगेशन करने की जो मशीन है सेग्रीगेशन की, वो नहीं चल पाती। एक और बात आपने सुनी होगी, हमारे दक्षिण के अंदर तमिलनाडु प्रांत की राजधानी चेन्नई में पीने का पानी 2000 फीट नीचे चला गया। एक बहुत बड़ी घटना। वहां छोटी मोटी पहाड़ियां थी, उनसे बादल टकराते थे, वर्षा होती थी, कंक्रीट की आवश्यकता के चलते हुए वो पहाड़ियां समतल कर दी गई। तो अब वहां 8-10 दिन जनवरी में पानी बरसता है। हालांकि इस बार तो बहुत अच्छा पानी की वर्षा वहां हुई है और वो जो पानी बरसता है वो महीने 1.5 महीने चल पाता है। बाद में 60 किलोमीटर की दूरी से रेल के द्वारा पानी की आपूर्ति होती है और उस 1 करोड़ से अधिक आबादी के नगर की प्यास बुझती है। इसी तरह से दक्षिण के ही एक राज्य केरल में 15 अगस्त 2018 को बहुत बड़ी एक त्रासदी हुई। अचानक बांध के सारे दरवाजे खोलने पड़े, नहीं तो बांध टूटने की स्थिति आ गई थी। उसका कारण वृक्षों के अंधाधुंध कटान के कारण वर्षा हुई, तो वो वर्षा के जल पूरी मिट्टी को लेकर नदियों में आया, नदियों से डैम में आया और डैम भी जब ओवरफ्लो होने लगे तब उनको खोलने की स्थिति आई। 15 अगस्त 2018 को 1/3 केरल ये पानी के अंदर डूब गया। तीसरी, चौथी, पांचवी घटना मुंबई की घटना है। वहां पर आप लोगों ने सुना होगा, कई साल से पहले की घटना है, बार बार भी होती है कि जहां भी तो सड़क से 40-50 फुट नीचे है, वहां भी जो कारण उपस्थित ध्यान में आया वो पॉलीथीन के कारण नालियां चौक हो जाती हैं और जिन नालियों से पानी आगे जाना चाहिए वो पानी नालियों के ऊपर ना जाकर सड़क पर बहता है। 5-6 साल पहले आपने घटना सुनी होगी कि एक कार डूब गई, स्वचालित कार थी और उसके अंदर एक ही परिवार के 5 सदस्यों की वहीं जल समाधि हो गई। तो इस प्रकार की कई घटनाएं चल रही थी। तो कुछ लोगों ने विचार किया, विशेष रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और अन्य सारे संगठनों का सहयोग इसमें प्राप्त हुआ और इसके कारण एक पर्यावरण संरक्षण गतिविधि प्रारंभ की जाए। प्रारंभ में तो 5-6 महीने थोड़ा अध्ययन का ही काम हुआ। बाद में सितंबर 2019 में एक बड़ी बैठक ये आगरा में बुलाई गई 22 सितंबर को और उसकी एक दूसरी बैठक पुणे में 29 सितंबर को बुलाई गई। उसके बाद एक कार्य का प्रारूप ध्यान में आया
और कुल मिलाकर आज जो गतिविधि के दृश्य रूप हमारे सामने हैं, हम 6 कार्य विभागों के माध्यम से काम करते हैं। पहला है धार्मिक कार्य विभाग। हम जानते हैं कि धार्मिक पुरुषों की बहुत बड़ी शक्ति रहती है। एक संत ने कहा कि एक पेड़ काटना ये एक गाय की हत्या के बराबर है। तो जब कोई संत इस बात को बोलते हैं तो उसका परिणाम गहरा होता है। राम जन्मभूमि आंदोलन में भी छोटे छोटे मंदिरों के पुजारियों के माध्यम से कितना बड़ा आंदोलन देश में चल पाया, ये अपने को ध्यान में आता है। तो पहली गतिविधि कार्य विभाग है धार्मिक कार्य विभाग। दूसरा है शिक्षण संस्था। विद्यार्थी भी कितने महत्व के हैं। अभी जरा सा आह्वान हुआ तो 50,000 से ज्यादा विद्यालयों के 8 लाख विद्यार्थी इस प्रतियोगिता में उपस्थित हुए। उसके पहले भी 5 जून 2020 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हम लोगों ने एक ऑनलाइन प्रतियोगिता की थी, जब चारों तरफ लॉकडाउन था, सारे साधन बंद थे, केवल कंप्यूटर और मोबाइल का ही सहारा था। इसके माध्यम से हमको अनुमान था कि 2,000-2,500 लोग भाग लेंगे। उस समय 15,367 लोगों ने इस कार्य में, उस कंपटीशन में भागीदारी की। तो ये दूसरा कार्य विभाग। तीसरा कार्य विभाग है वो है महिला शक्ति, नारी शक्ति। तो नारी शक्ति भी हम जानते हैं कि आधी आबादी है, वो बच्चों को भी समझा सकती है, बड़ों को भी समझा सकती है, इसलिए इसके महत्व को हम समझ सकते हैं। हम बहुत कार्य कर रहे हैं, परंतु यदि उसका प्रचार नहीं हो तो काम आगे नहीं बढ़ता है, और इसलिए सोशल मीडिया ये एक चौथा कार्य विभाग है। पांचवा कार्य विभाग है एनजीओ। एनजीओ यानी जो बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारे लोग व्यक्तिगत सामाजिक संस्था बनाकर, एनजीओ बनाकर समाज में पर्यावरण के काम कर रहे हैं, उनके अनुभव लेकर विनम्रता के साथ उनको बुलाना, उनको आमंत्रित करना, अपने कार्यक्रमों में उनका लाभ लेना। तो एनजीओ का भी एक प्रमुख हम लोगों ने बनाया। और छठा है संपर्क विभाग, जो अपने नेटवर्क के बीच में से लोग काम कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे कार्यकर्ता अपने निकट के हैं, उन सब के भी अनुभव लेकर उनके भी अध्ययन करना, आगे बढ़ाना। तो 6 कार्य विभागों के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण गतिविधि काम कर रही। विषय बहुत विस्तारित है, परंतु 3 विषयों पर हम काम करते हैं। एक पेड़ बचाओ, पेड़ लगाओ, पानी बचाओ और पॉलीथीन हटाओ। अन्य भी कई विषय महत्व के हैं, परंतु अभी संगठन नया है, कार्यकर्ता जुट रहे हैं। अभी देश के जितने भी जिले हैं, 2/3 से ज्यादा जिलों के अंदर, अपनी जिलों के अंदर भी टीम बनी है, और इन सब के माध्यम से सबकी अच्छी अच्छी बातों को लेकर कई हमारे संगठन पहले से काम कर रहे। अपना संस्थान राजस्थान जो बहन अमृता देवी की स्मृति में चल रहा है, अमृता देवी पर्यावरण नागरिक संस्थान, तो उसके भी बहुत सारे अनुभव अपने सामने आए, जिन्होंने 1730 में पर्यावरण की रक्षा के लिए, पेड़ों की रक्षा के लिए अपने गांव के 363 लोगों के साथ बलिदान दिया। तो ऐसे पेड़ों के ऊपर कई और संस्थाएं काम कर रही हैं। इस समय की सीमा को देखते हुए मैं अपनी बात को यहीं पूर्ण करूंगा। ये पर्यावरण संरक्षण गतिविधि का काम ये ईश्वरीय कार्य है, ये भगवान का कार्य है। भगवान शब्द में भी पर्यावरण के जो पंच भौतिक तत्व हैं, चाहे भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, आ से आकाश और ना से नील, तो ये ईश्वरीय कार्य के अंदर हम लोग काम करते हैं, अधिक से अधिक जोड़ने का प्रयास रहते हैं। आप सब लोग अपना महत्वपूर्ण समय निकालकर आज हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए, इन सब के लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हुआ अपनी बात को यही पूर्ण करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी। माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्विया, इसका सही मायने में एहसास दिलाती है हमारी पर्यावरण संरक्षण गतिविधि। नेशनल स्कूल पर्यावरण प्रतियोगिता 2022 हमने किस तरह से आयोजित की, इस पर प्रतियोगिता को आयोजित करने का मूल हेतु क्या था, इस विषय की प्रस्तावना रखने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ
पीएचडी के अखिल भारतीय शिक्षण संस्थान टोली और एनएसपीसी के कोऑर्डिनेटर और कचरा प्रबंधन उपक्रम के सह प्रमुख श्रीमती अनुष्का कसबुजे जी को। अनुष्का जी, आप अपना विषय रखें। कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथिगण, देश भर से जुड़े हुए सभी छात्र एवं गुरुजन वृंद और सभी प्रेक्षक गणों को मेरा सादर प्रणाम। अनंत गगन में बहु चमकीले तारे, बिन हरियाली सब फीका है, एक अनोखी धरती अपनी कण कण में जीवन पुलकित है। हमारे छात्र जो राष्ट्र के भविष्य है, उन तक पर्यावरण विषय की समझ को विकसित करने की मुख्य भूमिका से पर्यावरण प्रतियोगिता का आयोजन पर्यावरण संरक्षण गतिविधि की तरफ से 2021 से किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य है जलवायु संकट के उभरते खतरों की जटिलता को गहराई से समझने के लिए छात्रों में जागरूकता पैदा करना, पृथ्वी को हरित और सुरक्षित बनाने के लिए छात्रों की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करना और पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना करने के लिए व्यवहारिक कौशल विकसित करना। एनएसपीसी 2022 का आयोजन 6 जनवरी से 26 जनवरी तक के कार्यकाल में किया गया। इस प्रतियोगिता में ज्यादा से ज्यादा विद्यालय और छात्र सहभागी हो, इसके लिए 15 दिसंबर 2021 से ही विद्यालयों को इस प्रतियोगिता के बारे में जानकारी देने वाले पत्रक भेजे गए थे। विद्यालय और छात्रों को इस प्रतियोगिता में सहभागी होने में कोई समस्या न हो, इसलिए इस प्रतियोगिता के लिए कोऑर्डिनेटर्स और हेल्प डेस्क की व्यवस्था की गई थी। छात्रों ने इको मित्रम ऐप द्वारा इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। 2021 की प्रतियोगिता कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए आयोजित की गई थी। उसमें करीबन 1.8 लाख स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। गत साल की सफलता देखकर इस बार प्रतियोगिता 3 श्रेणी में विभाजित की गई। श्रेणी अ, जिसमें कक्षा 1 से कक्षा 5वीं तक के छात्र, श्रेणी ब जिसमें कक्षा स्टैंडर्ड 6 टू स्टैंडर्ड 8 एंड कक्षा सी जिसमें श्रेणी सी जिसमें कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्र। हर श्रेणी के लिए 20 प्रश्नों का संच बनाया गया। ये प्रश्न संच प्राकृतिक संपदाओं का रक्षण, पर्यावरणीय समस्या, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण संरक्षण के प्रयास, इन विषयों को ध्यान में रखकर बनाए गए थे। कक्षा 1 से कक्षा 5वीं तक के प्रश्न संच में विविध चित्रों के माध्यम से प्रश्न बनाए गए ताकि छात्रों को समझने में आसानी हो। इस प्रतियोगिता का शुल्क, पंजीकरण शुल्क यानी एंट्री फी, एक इको ब्रिक रखा गया था। पॉलीथीन पोल्यूशन एक गंभीर समस्या है, पूरे विश्व में इसके परिणाम दिख रहे हैं। छात्रों को सिंगल यूज प्लास्टिक के परिणाम की समस्याओं की जानकारी हो और उसके बारे में उसकी परिणामों को कम करने के लिए और हमारी धरती को इस प्रदूषण से बचाने के लिए उनसे कुछ ठोस भूमिका हो जाए, इसीलिए इस इको ब्रिक का आयोजन किया गया था। प्रत्येक भागीदार विद्यालय को पर्यावरण संरक्षण गतिविधि की तरफ से ई प्रमाण पत्र दिया गया, वैसे ही प्रत्येक भागीदार छात्र को ई प्रमाण पत्र दिया गया। इस नेशनल स्कूल पर्यावरण प्रतियोगिता के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, सीबीएसई बोर्ड, सारे स्टेट बोर्ड्स, नवोदय विद्यालय, विद्या भारती और केंद्रीय विद्यालय, इनके सहयोग की वजह से पूरे देश भर के सारे राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से प्रतियोगिता में करीबन 8,40,638 छात्रों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और करीबन 55,218 स्कूलों ने पूरे देश भर से इसमें रजिस्ट्रेशन करवाया। इस प्रतियोगिता के माध्यम से 3,71,000 छात्रों ने इको ब्रिक बनाने का संकल्प लिया। हमारा अगला प्रयास यही रहेगा कि ये सारे विद्यालयों में पर्यावरण संरक्षण के कार्यक्रमों का आयोजन हो और आने वाले वर्षों में प्रतियोगिता भारत के सभी भाषाओं में आयोजित हो सके। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद अनुष्का जी। हमें यकीन है कि पर्यावरण संरक्षण का बीज हमने युवा पीढ़ी में बोने के लिए हम लोग सफलता प्राप्त किए हैं। भारतीय परंपरा के अनुसार अतिथि को भगवान माना जाता है। अतिथि देवो भव, इसी वाक्य पर भारतवासी अतिथि को देवतुल्य मानते हैं। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने के शब्दों में सा विद्या या विमुक्ते, विद्या वही जो बंधन से मुक्त करे। यह मानने वाले भारत में शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ी अशासकीय संस्था विद्या भारती संगठन के अखिल भारतीय महामंत्री श्री श्रीराम अरावकर जी हमारे साथ आज मौजूद है। अपनी शिक्षा पूरी करने के पश्चात आपने संपूर्ण जीवन समाज सेवा हेतु समर्पित कर दिया है। आपका केंद्र दिल्ली है। मुझे बताने में बहुत गर्व है कि विद्या भारती के 23,000 से अधिक विद्यालय हमारे देश भर में फैले हुए हैं। मैं अब श्री श्रीराम जी अरावकर से प्रार्थना करती हूँ कि वे हमारा मार्गदर्शन करें। सभी को प्रणाम। मैं यजुर्वेद के शांति मंत्र से अपना उद्बोधन प्रारंभ करता हूं। ओम द्यौ शांति, अंतरिक्षग्वम शांति, पृथ्वी शांति, आपः शांति, औषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वगम शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। भारतीय ज्ञान परंपरा के आदि स्रोत जो हमारे चारों वेद हैं, उन वेदों में शांति मंत्र आए हैं। उसी में से एक यह शांति मंत्र है जिसमें सभी की शांति की कामना की गई है। ओम द्यौ शांति से लेकर सभी वनस्पति हो, विश्व के सभी जो भी हैं, उन सबके लिए शांति की कामना करते हुए हमने सृष्टि के कल्याण की बात की है। भारतीय संस्कृति धर्माधिष्ठित है। धर्म में की व्याख्या करते हुए कहा है कि धारणा धर्म मिथ्याहु धर्मो धारयते प्रजाहा। तो जिससे प्रजा का धारण होता है, जिसे सृष्टि का धारण होता है, वो धर्म है। प्रजा का अर्थ है व्यष्टि, समष्टि, सृष्टि और परमेष्टि। तो जिससे सबका ही धारण होता है, सबका ही कल्याण होता है, वह धर्म है। वो संप्रदाय से, पंथ से भिन्न है। संप्रदाय जहाँ एक पूजा पद्धति है, वहाँ संपूर्ण सृष्टि को धारण करने के जो नियम है, वो धर्म है। इस धर्म में मैंने जैसे कहा कि सृष्टि का भी कल्याण, सृष्टि का भी संरक्षण यह आता है। और यह कल्याण, यह संरक्षण तभी होगा जब पर्यावरण का संरक्षण होना है। पर्यावरण के संरक्षण के बिना यह सब संभव नहीं है। और इसलिए यह पर्यावरण गतिविधि ने जो ये कार्य लिया है, यह बहुत श्रेष्ठ है, बहुत श्रेयस्कर है, बहुत प्रशंसनीय है। और इसलिए इस गतिविधि का आयोजन करने वाले सभी कार्यकर्ताओं के प्रति मैं धन्यवाद का ज्ञापन विद्या भारती की ओर से करता हूं। यह जो प्रतियोगिता आयोजित की गई विद्यालयों के लिए, यह भी एक बहुत ही प्रशंसा योग्य बात है। क्योंकि जब विद्यार्थी किसी विषय को समझते हैं और वह अपने आचरण में उसको लाते हैं, तो वह अपने परिवार में उस प्रकार का वातावरण निर्मित करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जो घर में आज की परिस्थिति में विद्यार्थी कहता है, बच्चे कहते हैं, उसको सामान्यतः अभिभावक भी मानते हैं। जब विद्यार्थी संकल्प लेते हैं कि हमें अपने परिवार में, अपने आसपास
पर्यावरण की सुरक्षा करना है तो वह सहज ही लोगों को प्रभावित करता है। शिशु मंदिरों में, सरस्वती विद्या मंदिरों में इसके लिए जब प्रयत्न किया गया, अनेक विद्यालयों में इसके लिए जब विद्यार्थियों से आग्रह किया गया और उनसे कहा कि भाई जरा अपने घरों में बिजली कितनी जलती है इसका जरा रीडिंग करो, इसकी मीटर रीडिंग करो, पिछले 4 महीने हर महीने कितनी बिजली का प्रयोग किया गया। और बाद में इसका आग्रह किया गया, यहाँ अनावश्यक बिजली का प्रयोग हो रहा है, एसी का प्रयोग हो रहा है, पंखों का प्रयोग हो रहा है, अनावश्यक बल्ब जल रहे हैं, उनका प्रयोग कम करो, उनको बंद करो। और इसके बाद जब देखा गया तो अनेक घरों में 30 से लेकर 40 यूनिट 50 यूनिट तक बिजली बचाई गई। और जब इस बात को उनको आग्रह किया इसको धीरे धीरे घरों पे लाया जाए, इसके अभ्यास में लाया जाए, तो उसका परिणाम उस विद्यालय के अभिभावकों के यहाँ बहुत बड़े पैमाने पर हुआ। तो ये ध्यान में आता है कि जब विद्यार्थी किसी बात का संकल्प लेते हैं तो वह अपने बाल स्वभाव के कारण, किशोर स्वभाव के कारण, अपने आग्रह के कारण, जो उनको मन में एक बात जमती है उसके लिए प्रयत्न करने के कारण वह परिवार तक बात पहुंचती है। परिवार तक जब बात पहुंचती है तो समाज में भी पहुंचती है। और इसलिए यह जो एक गतिविधि की गई, एक जो प्रयोग किया गया, पिछले वर्ष भी किया, इस वर्ष भी किया, और इस कोरोना के भीषण समस्याग्रस्त काल में जबकि विद्यालयों के सामने बड़ी समस्याएं थी, विद्यालय ठीक ढंग से चल नहीं रहे थे, उस स्थिति में भी जब 55,218 विद्यालयों ने इसमें भाग लिया, 8,40,000 से अधिक छात्रों ने भाग लिया, तो ये बहुत ही प्रशंसनीय है। जैसे कि बात आती है कि मनुष्य का ये शरीर के बारे में तुलसीदास जी ने कहा है कि क्षितिजल पावक गगन समीरा, इससे ये शरीर अधम शरीर बना है। पर ये जो शरीर बना है पंच महाभूतों से, इन पंच महाभूतों की रक्षा जब तक नहीं होगी तब तक न तो यह सृष्टि बचेगी, और जब सृष्टि ही नहीं बचेगी तो मनुष्य कैसा बचेगा। और इसलिए यदि हमको अपनी भी रक्षा करनी है तो इस सृष्टि के समस्त पंच महाभूतों की रक्षा करनी पड़ेगी। परंतु दुर्भाग्य यह है कि मनुष्य दूरदृष्टि से नहीं सोचता। कहानी तो हम सबने सुनी हुई है, एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी थी, और किसान लालच में आ गया और वो एक एक अंडा लेने के बजाय उस मुर्गी को ही उसने मार के खा लिया और सोचा कि मुर्गी के पेट से ही बहुत सारे अंडे निकल आएंगे। तो हम भी इसी प्रकार का आचरण कर रहे हैं। यह पृथ्वी, यह संपूर्ण सृष्टि मनुष्य के लिए सब प्रकार की चीजें देती है, यदि इसका ठीक ढंग से दोहन किया जाए तो। परंतु इसका दोहन करने के बजाय जब इसका शोषण करने की वृत्ति पनपती है, और इसी समय, इसी काल में, मेरे ही जीवन काल में सारी चीजें हमको मिल जाए, इसलिए पृथ्वी को अनाधुंध प्रकार से खोदना, उसका शोषण करना, जल का अपरिमित, असीमित और एक प्रकार से दुरुपयोग करना, वनस्पतियों का अधिकाधिक उत्पादन हो इसलिए चाय जैसी खाद देकर, चाय जैसे दवाएं देकर और उसका अधिकाधिक उत्पादन करते हुए धरती को ही बंजर बना देना, पशु पक्षियों के साथ भी इसी प्रकार का व्यवहार करना। इसके कारण यह सृष्टि का संतुलन खराब हो रहा है और उसके परिणाम स्वरूप ही केदारनाथ जैसी घटनाएं होती हैं। जगह जगह बाढ़, जगह जगह बेमौसम बरसात, ओले बरसात, ये जो सारा हो रहा है ये इसी का परिणाम है। पशु पक्षियों को भी असंतुलित स्थिति में हो रहे हैं, उनके भी अनावश्यक उनका वध किया जा रहा है और अत्यंत क्रूरता पूर्वक वध किया जा रहा है। इस सबको बचाने की आवश्यकता है। भारतीय संस्कृति जियो और जीने दो में विश्वास रखती है। भारतीय संस्कृति कृण्वन्तो विश्वमार्य में विश्वास करती है। भारतीय संस्कृति सभी के सुरक्षा की, सभी के संरक्षण की बात करती है, और इसलिए विश्व को इस दिशा में जागरूक करने का काम भी भारत को ही करना पड़ेगा, क्योंकि जहां अन्य स्थानों पर केवल स्वार्थवश इसका विचार किया जाता है,
वहां भारत की सोच है कि जो परमात्मा है वो सभी में व्याप्त है, वो सभी में अनुस्यूत है, और इसलिए जब हम किसी भी प्राणी का, किसी भी पक्षी का, किसी भी वनस्पति के बारे में नुकसान पहुंचाते, हानि पहुंचाते, तो एक प्रकार से हम उस परमात्मा को हानि पहुंचाते हैं। उस वनस्पति में, उस पशु पक्षी में, या जो निर्जीव है उसमें भी परमात्मा है। खंबे से प्रहलाद के कारण प्रभु नरसिंह प्रकट हुए थे, तो हमारे अमानता सृष्टि के कण कण में ईश्वर का वास है, और इसलिए उसकी सुरक्षा करना यह हम सबका दायित्व है। यह जो बातें हमारे यहाँ बतलाई गई है उसका अर्थ ही यह है कि संपूर्ण एक जीवमान इकाई है सृष्टि, और इसलिए सृष्टि के प्रत्येक कण का संरक्षण करना और जितना आवश्यक है उतना ही उपयोग करना, यह सिखाने की आवश्यकता है। और ये भारतीय परंपरा में रहा है। दुर्भाग्य से हम इसके और ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसको दुर्लक्षित कर रहे हैं, इसलिए सारी समस्याएं उत्पन्न हुई है। यह जो पर्यावरण गतिविधि द्वारा यह कार्यक्रम किया गया, और ये 6 प्रकार की जो सुरक्षा की बात की गई है, और 6 प्रकार का जो शैक्षिक संगठन है, धार्मिक संगठन है, स्त्रियां हैं, और जो सोशल मीडिया है, स्वयंसेवी संगठन है, इनके सबके द्वारा जो व्यवस्था की गई है सुरक्षा की, ये बहुत ही श्लाघनीय है, स्तुत्य है। मैं इस सारे कार्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं, और यह गतिविधि तेजी से बढ़े। विद्या भारती के विद्यालयों में इसके लिए लगातार प्रयत्न किया जा रहा है। अनेक स्थानों पर जो ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालय हैं वहाँ जो बोरी बंधान का काम किया जा रहा है, अनेक विद्यालयों के द्वारा जल संरक्षण का काम किया जा रहा है, सौर ऊर्जा के प्रयोग किए जा रहे हैं, और इसको विद्या भारती अपने स्तर पर आगे बढ़ा रही है। आपने बाचा नाम का गांव सुना होगा, राज्य लोकसभा में उस समय के पेट्रोलियम मंत्री प्रधान जी ने उसका उल्लेख किया था। बैतूल जिले में ये भारत भारती नाम का जो विद्यालय है उसके माध्यम से उस बाचा के वनवासी गांव है, उस गांव में दोनों प्रकार का कचरा एकत्रित करने के लिए अलग अलग व्यवस्था की गई है। वहां सौर ऊर्जा हर एक घर में लगाई गई है, और सोख्ता गड्ढे बनाए गए हैं। आज वो गांव अभी भी वहां केंद्र की ओर से वहां निरीक्षण के लिए गए थे। तो विद्या भारती इस काम के लिए लगातार प्रयत्नशील है, आगे भी इसमें हम प्रयत्नशील रहेंगे, और इस गतिविधि में जो भी प्रकार का कार्यक्रम आएंगे, जो भी प्रकार के सहयोग की अपेक्षा रहेगी, विद्या भारती की ओर से मैं उसको के लिए आश्वस्त करता हूं कि इस प्रकार के सभी कार्यों में हमारा पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। आपने मुझे बुलाया, बोलने का अवसर दिया, इसलिए आप सबका धन्यवाद। जो इस प्रतियोगिता में पुरस्कार जिन्होंने प्राप्त किए हैं, जिसकी घोषणा होगी, उन सबके लिए मेरी अग्रिम शुभकामनाएं। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका श्री राम जी। छोटे छोटे बदलाव में हम बड़े बड़े इम्पैक्ट ले आ सकते हैं, लेकिन जब बच्चे इस कार्य में लग जाते हैं तब ये इम्पैक्ट 10 गुना ज्यादा हो जाता है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, तत्वम पूषण अपावरणम, अर्थात हे सूर्य, ज्ञान पर आए आवरण को हटाए। केंद्रीय विद्यालय ने इस सिद्धांत को लिए पूरे भारत भर अपना स्थान कायम किया है। आज हम बहुत भाग्यशाली है कि हमारे साथ केंद्रीय विद्यालय संगठन मुख्यालय नई दिल्ली के डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ एकेडमिक्स माननीय श्री विनोद कुमार जी बेहरा का अतिथि के रूप में हमें लाभ हुआ है। इसके पूर्व में आप केंद्रीय विद्यालय के प्रिंसिपल एवं असिस्टेंट कमिश्नर भी रह चुके हैं। आपने इंग्लिश लिटरेचर में पोस्ट ग्रेजुएशन की शिक्षा प्राप्त की है। मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि आपके विचारों से आप हमें लाभान्वित करें। So good morning all of you. A most esteemed chief guest of the day, Madam Anuradha Padwal, esteemed guests of honor, and most powerful, amazing, great team of Paryabaran Sarankshan Gatividhi. Dear learned members of this program and dear sweet children joined virtually across the country as well as world. At the outset, let me congratulate Paryabaran Sarankshan Gatividhi
for taking a lead in this saving the environment. When yesterday I was going through the documents shared by Sandeep ji, I feel really elated to share. It has been mentioned that it is not an NGO, it is a group. Really, sir, your team has taken a great lead. 5 decades before, in New Zealand, a party was formed called Green Party, and United Nations organization in 1970s, they took lead about this. After 5 decades, in 2019, Paryavarana Sarankshan Gatividhi has taken lead in this respect to sensitize all stakeholders about the importance of environment. I salute the effort of the team members headed by Rakesh ji and his powerful team. And time and again we tell our children, not only in Kendriya Vidyalayas, but across the country, all the children, I think they are future builders of the nation as well as the world. Time and again we emphasize about importance of environment. Dear children, I hope many children have joined in this virtual event. I sincerely request what we have to do today, we'll be getting tomorrow. As you know, if you want to change the world, we have to change our village. We have to change our family. As it has been rightly told in Native America that we do not inherit this earth from our ancestors. We have borrowed it from our children. When we have borrowed it from children, maybe money, maybe something else, that we have to return it, both the principal amount as well as interest. So when we have got this earth, to take care of it, to nourish it, to nurture it in such a way, and when we have to hand over the next generations, we have to hand over with same, as well as we have to empower it and enrich it so that future generations will not raise finger against us. I sincerely request all children who have joined in this virtual event, what we have to do today, that we get tomorrow. There are incredible children as well as incredible leaders across the country. They are doing, I think they are spending day in and day out for saving the environment. If you may cite, the Greta Thunberg of Sweden, a 19-year-old girl is trying her best to sensitize all the people of the country as well as the world regarding the environment. Ridhima Pandey of Uttarakhand is trying her best to reach almost all people of the country as well as the world. Alexandria of United States of America, she is trying her best to reach all the people of the country as well as the world. Similarly, the Padma Shri Jamuna Tudu of Jharkhand, she is trying her best to reach, to empower about this environment. There are lakhs of children, lakhs of luminaries, they are trying their best to safeguard this environment. Dear children, as Sandeep has told, sir, you have to tell a few words about to the children. I hope as you have to take care of the future, as you have to lead in a greater extent to this earth and safeguard this environment, I sincerely request, let us plant a small sapling. Where you have to plant? Beside your home, in your village, in your state, in your district, in your country. But dear children, I sincerely request, not only we can do a miracle overnight, but sincerely, if we start today, definitely a big day will come tomorrow. Rather, future generations will not raise finger against us that yes, dear children, you may be raised finger against your parents and grandparents. And number of times we raise question also, dear grandparent,
dear parents, what did you do for me? Rather, your grandchildren and great-grandchildren will also ask similar question to you also if you do not do anything else. If you do not take care of this environment, if your resources, available resources we have used unjudiciously, I think it will be a great loss for the future generations. So whenever resources we have to use, we have to use judiciously and properly, so future generation will not suffer. 8th October 2021, when the United Nations Human Rights Council has rightly told, let us ensure a healthy environment for all, and it has become a universal right for us. Dear children, innumerable initiatives taken by Government of India in the form of enactment of different laws to sensitize almost all environmentalists, administrators, thinkers, educationists. So we have almost all have to sit together, not only in a different ways, but in a proper synergy if you want to change the environment. It is not only the effort of Paryavaran Sarakshan Gatividhi, almost all we should patch. I think they have reached to 55,000 schools across the country. I sincerely request the team members reach all the 15 lakh schools across the country and 3 crore children of the country. Moreover, now the boundaries have been removed. We can reach to the world. The Paryavaran Sarakshan Gatividhi can reach to the world. If Greenpeace can reach the international as a great non-government organization, why can't this Paryavaran Sarakshan Gatividhi can't reach to the across the world to sensitize? If you have to sensitize, definitely from our side, from Kendriya Vidyalaya side, we do hope we'll offer our help. We sincerely extend our wholehearted gratitude, because as our children are participating in different competitions, we definitely will be part and parcel of this initiative, and definitely we extend our sincere and helpful hands in this regard. And my sincere request to once again to the children of the country as well as world, if Greta Thunberg is trying her best, if Alexander is trying her best in United States of America, if Ridhima Pandey is trying her best in Uttarakhand, if Jamuna Tudu is trying her best in Jharkhand, from comfort of our house, let us at least try to do something else for the better tomorrow. My earnest appeal to almost all joined here: to change the world, we have to change ourselves. The thoughts, the ideas that incorporate almost all the holy books and scriptures has rightly pointed out, take care of environment, so in the future we can take care of ourselves. If we neglect, definitely in the future we will be also neglected by the world. We will be also neglected by the environment. Number of times we have raised the issue, many natural calamities knock our door one after another. But if we take care of ourselves, definitely the future, when we have to hand over this earth, when we have to hand over this environment to our future generation, rather they will salute that, yes, my grandfathers or great grandfathers offered a wonderful environment, a great earth, greener, smarter, and better earth for us. So with these words, Ernest, our last appeal I want to make all the children of the country, those who have virtually joined, I hope, as it is simple request, how can you make small changes in our ideas, in our thoughts, but in a greater extent, we should start in our home itself. At last, I really like to salute the efforts of Paryavaran Sarakshan Gatividhi, and Sandeep ji has told, sir, you have to join in time. I told, yes, I have to join in time, because it is indirectly, it is reminding us that we have to wake from our sleep for the sake of environment. I salute Sandeep ji and for your entire team for doing an incredible job. From our side, whatever
efforts is required, whatever the help is required, definitely we'll extend our sincere and great of help for this mission that you have started. Rather, it should be part of mission of everyone, not only a team of 10,000, 15,000, or 50 lakh members. I hope by 2030, it should reach 50 crores of people, rather 50 lakh of people. Thank you so much. Jai Hind, Jai Bharat. Namaskar. Thank you so much, sir, for your encouraging words. At this point, I would like to quote a few lines by our past president, late APJ Abdul Kalam ji. You cannot change your future, but you can change your habits. And surely your habits will change the future. Thank you so much, sir. Moving ahead now. An investment is knowledge, always. An investment in knowledge always pays the best interest. Our next guest, Dr. Joseph Emmanuel, is someone who has proved this number of times. Dr. Joseph Emmanuel is currently working as the Director of Academics in CBSE. Prior to this, he has served the board in various capacities as Secretary CBSE, Regional Director and Officer on Special Duty for NEET. On academic front, Dr. Joseph Emmanuel is a postgraduate in commerce and also holds a doctorate degree in financial management. With an experience of 30 years in educational institutions and NGOs, he has played a pivotal role in bringing reforms in various areas in CBSE, such as integration of technology with the examination system, e-affiliation, and lot more. I now request Dr. Emmanuel to share his words of wisdom with us. Thank you. Sabko namaskar. Our Chief Guest of the day, Madam Anuradha Padwal, Dr. Joshi, and all the dignitaries and students who have joined on this platform on this occasion. I have been listening to my previous speakers and the introduction of the organizers and feeling very happy that a sense of responsibility and mission has been developed by the organizers of a mass movement, Paryavan Sanrakshan Gatividhi, to create awareness in our society, protect the environment, as well as to create a bright future for our coming generation. It's a great service to the humanity. It's a great thought. And as my previous speakers have very rightly said, conservation and protection of our environment is a key for growth in the future. If we want to give a better future to the next generation or the new generation, we have to protect and conserve the environment. Whatever we are facing today, the problems we are facing today is in a way is the result of lack of application of mind in using the natural resources. We need to bring a change. We need to create more awareness among ourselves and in the society, particularly in the new generation, so that they will understand the importance of conservation of the natural resources and preserving it for the future generations. For the last 2 years, CBSE has been associating with Paryavaran Sanrakshan Gatividhi for their activities in all the affiliated schools of CBSE. In all the 27,000 schools of CBSE is part of this movement. And CBSE is looking at this movement as an extension of its own activities. CBSE in the curricular front has already introduced teaching of environmental studies in its topic.
And environmental education is also included as an interdisciplinary approach while teaching other subjects in the classroom. More than this, through various activities, environmental conservation, protection, and awareness is being passed on to the students. All the CBSE schools are part of it, and environmental club like activities are also organized in all the affiliated schools. So organizing of activity and teaching of the subject will not help us to achieve the mission till the time the teachings are practiced by the learners. So to develop a culture, to develop a habit of environmental conservation, to apply whatever knowledge one has learned in the classroom as well as from the society in the practical life, that is more important. So we need to create more and more practitioners. All our students should become environmental practitioners. There are n number of examples from across the world and within our country who have fought for conserving the environment and fought for providing a better future to the society and the people around us. So why not each one of us be part of that mass movement to create a better future for ourselves and for our new generation? So it should go as a practice, it should come as a thought and habit in every citizen of this great country and in the world. As India has shown the world various philosophies, various ways of life that can bring peace and harmony into society. So in the environmental protection also, the efforts of India can show a new path to the whole world. Let us begin from within, from ourselves. For making a small change in the society, there needs to bring a large change in the minds of the people. So that mental change, that mindset change has already begun. As Sri Rakesh Jainji has spoken in his introductory remarks, that the recent calamities faced by us in our country has given the thoughts for initiating this kind of a mission among this group. And within a very short span of time, they have successfully taken this mission forward to the entire country. And they have also roped in a number of institutions like CBSE, Kendriya Vidyalaya, state boards, state government schools, and they could reach to 55,000 schools in the last 2 years. More than 850,000 students have participated in the competition. So this has a mission, this mission has a purpose, and this mission has a scope to reach to all the 25 crore students in our country and all the 15 lakh schools in the country. Let's all work together. Let us bring this synergy of working together for a better India and a better world. Our compliments and congratulations to all the office bearers and those who are tirelessly striving to take this mission forward. I have a number of times I have interacted with Sandeep Balyanji, who has been coordinating with the CBSE schools and CBSE's office for taking this mission forward. And I compliment Sandeepji and his team for taking up this mission. And this year's theme was Nadi Ko Jano. All the culture across the world has developed in the banks of rivers. In Indian history also, the Indus Valley civilization, all the cities alongside the Ganges, Yamuna, Brahmaputra, all the cities of all the rivers of India has their own history. They have created different types of civilization on its bank. And rivers in the south, Godavari, Krishna, Kaveri, they have
a different culture to share. So Nadi Ko Jano is a moment, in a way, it is leading towards knowing your motherland, our culture, our tradition, and how the river is selflessly serving the society. The water is flowing, people will come and go, but the river will flow forever. Always it provides. It never expects anything from others. Everybody will come and take benefit of the water and the benefit of the river. And the river does not take anything from us. Similarly, the Mother Earth, the universe, it will not take anything from us. But the Mother Earth expects that we should treat our mother in a better way. So this is the culture we need to pass it on to our new generation, our youngsters. When you have a right to lead a decent and successful life, you should preserve the dignity of your Mother Earth, the resources of your Mother Earth for the future generation. People who are coming after us also has an equal right to live decently in an effective way, in a happy way. So it's our responsibility to preserve the Mother Earth and its resources. We should encourage our students to understand its importance, to encourage them to look for more and more natural resources without polluting the earth, without putting damage to the resources, like the green movement, planting of more tree. Last year, CBSE has initiated each one plant one tree, each one plant one tree. Every child on her birthday should plant a tree. So such kind of movements, such kind of approach will help our children to understand the importance of trees, plants, river, and all the natural resources. And they will also develop it as a habit in their life. All the schools and teachers, they should keep an eye on the children. The parents should keep an eye. And whatever we practice, if we do not practice, let us also, as parents and teachers, let us also start practicing the earth conservation, natural conservation philosophies in our life and pass it on to our new generation. Thank you so much. I congratulate all the students who participate in this large mission, all the 850,000 students and all 55,000 schools. All the school leaders and students deserve a very, very, very applause from all of us. And they are part of a mass movement. They are beginners of a mass movement. Let this mass movement continue and spread all over our country and all across the world. Thank you so much. And thank you for giving this opportunity. Thank you so much, sir. Thank you so much for your pearls of wisdom. I'm sure not only the students, but everyone who has joined today along with us will surely take some steps, some small little steps towards environmental protection for sure. अब स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, दुनिया में जो भी ज्ञान प्राप्त किया है, वह सभी ज्ञान दिमाग से आता है। दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी हमारा दिमाग है। ऐसे ही एक नन्हे मित्र चिरंजीव कौटिल्य पंडित, जिन्हें पूरे विश्व में गूगल बॉय के नाम से जाना जाता है, हमारे साथ आज मौजूद है। 5 वर्ष की छोटी सी आयु से ही वे विश्व भूगोल, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स जैसे कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट्स के प्रश्नों के उत्तर चुटकियों में देते आ रहे हैं। चिरंजीव कौटिल्य अपने दादाजी श्री जयकृष्ण शर्मा जी को अपना गुरु एवं घनिष्ठ मित्र मानते हैं। उन्हें यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन से ग्लोबल चाइल्ड ट्रेजेडी अवार्ड सन 2020-21 में प्राप्त हुआ है। इंग्लैंड की पार्लियामेंट से आपने भारत गौरव का सम्मान प्राप्त किया है। आपको 2014 साल में हरियाणा विधानसभा में भी सम्मानित किया गया है। कौटिल्य जी,
आपके साथ बातचीत करने के लिए हमारे साथ कई सारे बच्चे विभिन्न प्रांतों से जुड़े हुए हैं। अब मैं कुछ प्रश्न करना चाहते हैं आपसे, तो मैं स्वागत करती हूँ इन सब बच्चों का। और आप जी बस तो उन प्रश्नों से पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ जी, जरूर जरूर, हम आतुर है आपको सुनने के लिए। So first of all, I'm feeling honorable because I'm being surrounded by people, by a lot of people. We're actually not working as an organization or a group of people who are finding something else, but rather working as a family with passion for making our earth smile again, for making us and our future better. And this is what is actually driving the entire nation. If we have the same power, if we have the same passion, and we channelize all of this energy amongst us, then I think all of the things will actually get really great. And of course, I know that a lot of students, my dear friends, are listening to me. तो मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि we all have that energy, and India has the potential to do anything. But for doing anything possible, we need to channelize our energy, and for that, a great work like what we're actually having today, like NSPC, and the great work done by Paryavarn Sanrakshan Gatividhi, needs to be actually undertaken by every single person. क्योंकि पर्यावरण संरक्षण गतिविधि कोई एक organization नहीं है. It is actually a passion. It is a passion to make our earth smile again. It's a passion to know our earth. It's a passion to make our future better. और वो passion सिर्फ कुछ लोगों तक limited नहीं होना चाहिए, वो आप सब तक limited है. And not only just that, its limit is endless. So this point, this NSPC result 2022 needs to be taken as a turning point of your life. Now you need not to work as an environmental practitioner or as an environmentalist to show others, or working as a part of it, but rather you should think yourself as that. क्योंकि अगर आप एक छोटा सा पौधा लगाते हैं ना, तो आप अर्थ को सेव नहीं करते, आप अपने आप को सेव करते हैं, आप हम सबको सेव करते हैं. तो ये चीज हमको पता होनी चाहिए. Because the more we actually know ourselves, the more we actually know what are we, the more we actually get humbled, and the more we know that our earth is not something that we are usual with. क्योंकि एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि हमारी पृथ्वी एक अजूबा है. It is actually a miracle in billions. We have billions of planets who are actually living in the cosmos, working, revolving around different stars and different planetary systems. But it's actually our prestige, it's actually our honor that we have got a chance to be on this mother nature. We have this honor that we are actually living in this world where Mother Earth is giving everything. And that is the reason कि सदियों से हमारी धरा को, हमारी पृथ्वी को माँ की तरह पूजा जा रहा है. और अगर हम इस पृथ्वी को एक प्लैनेट की तरह नहीं, हम अपनी माँ की तरह सोचते हैं, तभी हम अपनी पृथ्वी को वापस उसी मोमेंट पर छोड़ सकते हैं जहां पर हमारी पूर्वजों ने तब छोड़ा था, जब तक इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं आई थी. क्योंकि अगर हम रहते हैं तभी हमारी इंडस्ट्रीज रहेंगी, तभी हमारा फ्यूचर रहेगा. अगर अर्थ ही नहीं होगी तो क्या होगा? So this is what we need to understand. This is what we need to have in us. So always remember that whatever you are, whatever you get, it is entirely dependent. That channelize your energy for a better cause, for a greater cause. आप एक environmentalist हो, ये आज से नहीं हो आप. This is not if you actually do a work for. So I think yes, sir. There is some disturbance in your mic. This is ma'am. Yeah. Thank you. So speaking it, sir, you're not actually an environmentalist just by working in an NGO, but rather you can actually take inspiration. You can actually get inspired from this great program led by all of these great people amongst us. You're actually not working, you're working seamlessly without any kind of reluctance, for no profit, but just for the sake that the future
that the next 20, 30, hundreds of years that we are going to see, that the next generation would see, it would be very, very fruitful. It would be without any kind of problem. Problems would get arise. But if we actually move with a pre-planned structure, that our Mother Earth would be safe from our hands. We are the people who can actually save ourselves. It's no one who can actually save ourselves. It's not any other person. I will be the person who will save Earth. You will be the person who will save Earth. All of the great students, all of the great friends of mine who are listening to me, please remember, please always get reminded that you are the sole reason. You would be the reason to save Earth. No one else will do that. No one else has the potential to do that. We are, you are, an individual has the potential. If we go for a change, if we actually put a small change, then all of the things would change. And a great thing that I got noticed and was said by B.K. Behra sir was that if we actually plant a small sapling, that is what is our work. That is what is we will be going to do. If we actually saw a polythene that is roaming here and there with wind, we can actually take that and dispose it. That is our biggest work for our environment. That is our biggest gift for our nature. Because it is not important how much you're actually giving. It is not important how much efforts are you giving. But what matters is that are you giving? Because if 129 crore people of India work with the same power, work with the same passion as this great body of Paryavarn Sanrakshan, then it's very sure that India would actually reach the goal of reducing carbon emission. Not only just that, but also the goal of being the next Vishwaguru and the next superpower. Because all of the results, all of the great feats that can be achieved by us is entirely dependent on our small change. And that is what we all know, that a small step is always a giant leap. And this small step of 22nd century, this small step of 21st century would actually define all of these things. The work we do now, the small sapling that we plant today would actually get benefited for decades. And the future of our decades is actually working on our every single second. If we go for a small change, we actually make a revolution. Entirely dependent on all of us. और जो लोग मुझे भी सुन रहे हैं, मेरे से कई छोटे हैं, कई आदरणीय हैं, Can you hear me, ma'am? आपकी आवाज हम सुन नहीं पा रहे कौटिल्य जी। क्वेश्चन पूछे जाए। आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी, अब सुनाई दे रहा है क्लियरली। तो मैं बस कंक्लूड करता हूँ कि बात इतनी ही है, अगर आप हमारी मदर अर्थ को, अगर आप हमको, हम सभी को, अपने आप को सेफ सोचना चाहते हैं, if you want to make us a better world, if you want to make us more sustainable, much better and much productive, then one thing that we need is a small change. A small change that doesn't need a lot of your work, that doesn't need relentlessly seeming less of your work, but it just needs your attention, your small attention, your small effort. Just know that I'm the soldier of Mother Earth. We are actually living in the world where we have borrowed all of the resources. It is our honor. It is our, you can say it is that we are actually so much fortunate enough that we have got all of these resources. But what is the reason? Who is actually giving us? It's Mother Nature. It is the goddess of earth. So to do everything, to do every single change, what we need today is a small change, is a small attention of you, me, and everybody. If we actually know what we're doing,
if we know that we have to do this thing, if we know that we have to do the small change, then all of the things are rectified. Then there would be no problem. Then this problem of global warming, carbon emissions, polluting, and all of these problems that are actually arriving today, acid rain or climate change, all of these problems would actually get easily clarified when we know what we are doing. So concluding with these words, your effort, your attention needs it. If you give your attention to it, अगर आप देख लेते हैं, अगर आप खुद जान लेते हैं कि मेरे को ये करना है, मेरे को बस इतना सा चेंज लाना है, तो everything would be made possible, because it's an individual who is actually responsible for a revolution. It is what we are it is what we are the cause of everything. So as the time, as I've taken a lot of time and there are a lot of questions from my friends and all of great people of today's ceremony, I'd like to again thank this great team. And of course, I'm feeling honored for getting the opportunity to speak amongst the great minds, among the great people, whether it is the chief guest today or the guest of honors, because naming every single person would be impossible, what I felt by listening to them, because words would get less in defining these great personalities. So again, I'd like to thank Paryavan Sanrakshan Gatividhi and all of the great members. And with this, I'd like to conclude my words and over to Yogini Bapat ma'am. Thank you so much, Kautilya ji. Thank you so much. Like I said, right now, when the children are involved in this work, the impact is tenfold greater. You have made it 100 times greater impact. Thank you so much, Kautilya ji. Now we have small little friends with us who have joined from different parts of our country. They would like to ask you a few questions. I request our first speaker, Prajit Nair ji. Please come. Yes, ma'am. Namaste, Kautilya ji. जी बोलने की जरूरत नहीं, आप तो मेरे से, मैं आपका भैया ही बोलूं, that's better. मैं प्रजित नायर कक्षा 7 का छात्र गुजरात से आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगा, आपकी अनुमति हो तो। अनुमति की कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पर। मेरा पहला प्रश्न है, आपकी इंस्पिरेशन कौन है और उन्होंने आपको इंस्पायर कैसे किया? तो अगर if I talk about my inspiration, then firstly I always get inspired from anybody I meet. So that is what I'm actually adopting to. Today I've actually listened to great personalities, and their words, their work inspired me. But talking about my ideal, when I met Dr. APJ Abdul Kalam sir for the first time, it was indeed a great moment for me, because he actually made it possible. I was just like 7 or 8. And when I met him, the great vibes, the great aura and the positivity that I got to see from him reminded me of humbleness. And every time I meet any person who has actually seen a lot of great things in his life, every time when I meet a great personality, one thing I find in common is their humbleness. And that reminds me of the great path that needs to be followed. And I always get remembered that this is just the starting and we have to move on for a great thing. And the journey has just started. So this is what actually always inspires me to always work forward and get reminded of the future tasks. Hello, Kautilya. My name is Anishka Balian from Delhi. And my question to you is, like you would have been a topper in your school life, so would you like to share experience with us? So speaking about school life, as there are a lot of like my dear friends who have joined here, one thing that needs to be like what I felt in all of this, I think 10 or 12 years of like experience of schooling, one thing that I felt is that there's always a communication gap. Okay, so this thing is very serious. If you actually understand it carefully, then I think all of the problems that anybody have in studying, in school, in life as a student would be easily cleared. So I always have felt that there's always a communication gap between students, teachers, parents. We actually are unable to talk. We have a lot of this gap, a lot of solitude and this empty space that needs to be covered. Because we need to know that our teachers, our parents, they are the people
who think one of the best for us. Yes, because though they not be the person, they not be the perfect person to choose our goals, but it is very sure that they all are the perfect people who actually think best for us. So one thing needs to be taken always care of, that whenever you're actually being experienced to any teacher or your friend or your family, always respect them, because they are the people who actually think good for them. They are the people who are actually well-wishers. So I identify them and always try to create that communication gap between, and always talk to them, because they have a lot of great experience, and never ever get trapped in that solitude. Because whenever you get trapped in that solitude, whenever you get trapped in that emptiness, all of the problems occur. So no solitude, just be comfortable with everyone, and never ever get experienced to such empty space in your entire student life. प्रजीत, आपका माइक ऑफ है. Good morning, Kautalya ji. I am Ayansh from class 7. My question to you, what is your ambition and what is your life aim? So if I actually talk about my ambition and life aim, so there are always two life aim, like there are many, but there are two major life aims of any person. Firstly, speaking about a professional, or you can say like what ambition really looks to be. What ambition really looks to me is to be a good human. Though this would sound a pretty vague statement, though this can sound like a pretty normal statement, but it has an in-depth understanding if you actually look at it. Being a person, being a responsible human being, and working towards a better society, working towards understanding people. One thing that I felt in like whatever I've learned from great people, whatever I've listened to great people, is that keep yourself open. Whenever you're talking to anybody, one thing you need to always remember is that whatever anybody's thoughts are, whatever their ideologies are, always accept them. You may not agree with them, but don't deny his thoughts. Don't deny an ideology. Respect it. Work with your own. Be open. This thing might seem pretty normal, but if you look closer to it, if you actually work as a family, as a community, as an open space, then all of the problems never occur. And this is even said in our Sanskriti, that we are a world where we always look for a family, Vasudhaiva Kutumbakam, and that actually depicts that we have to accept every ideology. You may not agree with that, but don't deny it. Keep yourself open. Keep yourself open to thoughts. Keep yourself open to ideologies, to beliefs. Work with your own, be good with your own, but always be open. Whenever such kind of thing doesn't occur, a lot of problems occur, like extremism and a lot of problems that we are actually seeing today. Whether it is terrorism, whether it is even climate change, any single problem that we're actually having and experiencing today in a global stage is because we are not open. We have to make ourselves open to everything. We have to actually make ourselves open to positivity. And speaking about my goal, I want to actually be an astrophysicist and work more upon the studies of space, quantum mechanics, and learning more things and dwelling into these great questions and the in-depth solitude of space. A lot of blanks that are still need to be taken care of, and all of the blanks that can be filled. Thank you. I can't hear you. Sorry, I can't hear you. Like, I think your voice isn't coming. Nandini ji, we cannot hear you. No problem. We'll move ahead. Kautilya ji, thank you so much for
all the knowledge you've given us, all the knowledge you've shared with us. बच्चे भगवान का रूप माने जाते हैं, तो आज सही में इतने सारे नन्हे भगवान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कार्यक्रम की पवित्रता ऐसे ही हमारी बहुत ही बढ़ गई है। बहुत ही अच्छा लग रहा है। पूरा परिसर, पूरा पर्यावरण हमारे प्रोग्राम का ही बहुत ही पवित्र कर डाला है आपने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके लिए, आपको आगे के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। प्रकृति रक्षति रक्षिता, अर्थात प्रकृति से सुरक्षा पाते रहने के लिए उसका संरक्षण करना जरूरी है। यह हमारे भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का ब्रीद वाक्य भी है। हमारे बीच उपस्थित है माननीय डॉक्टर एस गौरीशंकर जी, उपसचिव पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार से। 2011-2014 तक आप हाई कमीशन ऑफ इंडिया लंदन में डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ कल्चर रह चुके हैं। आप पूर्व में भारत के 10 विभिन्न क्षेत्रों में एनवायरमेंटल क्लियरेंस फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड माइनिंग के प्रभारी भी रह चुके हैं। मैं आग्रह करती हूँ डॉक्टर एस गौरीशंकर जी का कि वे हमारा मार्गदर्शन करें। थैंक यू योगिनी। संदीप बालियन जी, मुझे लगता है मेरा स्पीचलेस कराने के लिए इनकी बात, ये लड़का जो गूगल कौटिल्य पंडित जो बोलने के बाद मैं बिल्कुल ही स्पीचलेस हो गया हूँ। मैं तो बहुत कुछ बोलना चाह रहा था उसका बारे में। संदीप जी, once again let me congratulate you first and then addressing the chief guest. When you have come to me, I have met many NGOs जो आपका जो passion जो environment का बारे में देख के, it was really impressed me, and I've voluntarily I just come and wanted to speak. Now, respected Anuradha ma'am, other distinguished guests, and most importantly, those winners of this competition across the country, आप सबको जो है congratulations. And मैं environment के बारे में इतना छोड़ा नहीं, हमारा पहले वाले speakers इतना अच्छी तरह बात किए हैं, too touchy. So Mother Earth has given us unique gifts like rivers, biodiversity, mountains, flora, fauna. It has never stopped amazing us. But sadly, हम लोग जो है उस rivers को जो pollute करके, we are not taking our part of it. Okay, nature cannot be taken it for granted. We all are aware which is leading us deteriorating situation every day. One of the major causes is the population. Definitely, population explosion, which is leading to the exploitation of natural resources. I mean, हमारा फर्स्ट स्पीकर ने जो बताया था, जिस तरीका से वहां का पहाड़ काटने के कारण, पेड़ काटने के कारण जहां जहां बाढ़ आ गया, ये सारी चीजें जो है, this witness, we don't need any books and all. We are seeing how beautiful when the trees are planted around you, and when you are sitting under the tree, you feel that environment. We're all living. We are living in this. This is a mutual interest. It's not somebody's interest. So it is one of the things we all are sharing it also. So I would request our children, let's do a pledge today to restore the natural balance. Each one of us must plant a tree at least on our birthday, so that it will multiply. We must ensure that we are recycling the plastic waste instead of throwing them in a shopping bag, water bottles, etc. In this, Government of India, Minister of Environment and Forest, very soon we are coming up with the across the country national NCAP करके बोलते हैं, उसका pollution, air pollution ना होने के लिए, उसका across the country beaches में जाके, markets में जाके हम लोग I am being the director media also, we are coming up with a beautiful plan with the directions of our Honorable Minister Bhupinder Singh Yadav ji, and also plastic free, ये भी इसका बारे में भी हम लोग national campaign करने वाले हैं.
We all must ensure to keep our surroundings neat and clean. Everything starts with us only. Let's make it a better tomorrow. We must remember that nothing is impossible. It is just that we need to keep faith in ourselves and do something for our planet. So with this, I say that, save the planet, save a life. And thank you very much, Sandeep Balyanji, to give me an opportunity. And though I'm from the Ministry of Environment, from this platform, after listening to all, and of course, our Google boy, Kautilya, it really made me happy that I've taken part of it. And thank you, you and your team. And thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद गौरी शंकर जी। मुझे एक 2 लाइंस कोट करनी थी स्वामी विवेकानंद जी की। Put your heart, mind and soul into even the smallest acts which you do. This is the real secret for your success. Thank you so much गौरी शंकर जी। अब वो घड़ी आ चुकी है जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। अब वो पल आ गया है जो है NSPC के रिजल्ट्स के अनाउंसमेंट का। मैं पर्यावरण संरक्षण गतिविधि के अखिल भारतीय संयोजक माननीय श्री गोपाल जी आर्य से अनुरोध करती हूं कि वे NSPC के रिजल्ट्स घोषित करें। गोपाल जी ने बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है। शिक्षा पूर्ण होते ही आपने अपना संपूर्ण जीवन समाज सेवा को अर्पित किया है। आपका केंद्र सूरत, गुजरात है। गोपाल जी। सभी को नमस्कार। आज की मुख्य अतिथि है आदरणीय अनुराधा दीदी। मुझे पता है कि उनको अभी उस कार्यक्रम में जाना है। केवल हमारे इस कार्यक्रम के लिए वो रुकी हुई हैं और शायद उनको जल्दी भी होगी, लेकिन इस परिणाम को सुनकर और हमको आशीर्वाद देकर जाएंगी। तो जिस प्रकार से अनुराधा दीदी हमारी ब्रांड एम्बेसडर हैं और उनकी प्रेरणा से, ऐसा कहते हैं ना कि भजन में उन्होंने जिस प्रकार से गंगा बहाई, अब हमारे पर्यावरण में भी दीदी का जहां हाथ लगता है वहां गंगा बहती है। इसलिए मेरी शुरुआत मैं यहाँ से करता हूँ कि हो गई है पीर पर्वत सी अब पिघलनी चाहिए। हो गई है पीर पर्वत सी अब पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। अब इस प्रकार की गंगा निकालने के लिए सब लोगों का आशीर्वाद आपके साथ में है तो आगे निकलेगी। अब ये परिणाम के बारे में मैं कुछ बता देना चाहता हूँ। परिणाम का जो डाटा है क्या रहा वो आपको मेरे साथ में मेरे साथी श्याम जी हैं वो बताएंगे, लेकिन मैं 2 बातें बताकर मेरी बात पूर्ण करूंगा, फिर श्याम जी उस परिणाम को बताएंगे। पहला तो यह है कि ये प्रतियोगिता है क्या, और यदि प्रतियोगिता है तो प्रतियोगिता किससे? एनवायरमेंट की प्रतियोगिता हम किसी से कर ही नहीं सकते, और इसलिए ये प्रतियोगिता अपने से ही है। और इसलिए हमको जब इस प्रतियोगिता के बारे में विचार करना पड़ेगा तो पर्यावरण की प्रतियोगिता किसी से हो नहीं सकती, उससे कोई कंपटीशन कर भी नहीं सकता, और कहते हैं कुदरत के कानून से कोई कभी जीत नहीं सकता। इसलिए पहली बात ये प्रतियोगिता नहीं है, लेकिन हमने इसको प्रतियोगिता का नाम दिया। दूसरा परिणाम, तो परिणाम क्या है इसका? तो अभी इसका परिणाम का इम्पैक्ट जब आप सुनेंगे डाटा में तो आपको लगेगा कि हम केवल ये प्रतियोगिता का परिणाम और उसका मूल्य केवल एक इको ब्रिक्स नहीं आंक सकते। उस एक इको ब्रिक्स का क्या मूल्य हो सकता है, क्या परिणाम हो सकता है, वो हम परिणाम में सुनेंगे। और दूसरा, क्या 20 अंक प्राप्त कर लेना इस प्रतियोगिता का उद्देश्य था क्या, ये दोनों बातों की क्लैरिटी होनी चाहिए। और इसलिए इस परिणाम को सुनते समय हम इतना जरूर ध्यान रखें कि इस पर्यावरण को बचाने के लिए हमने जो 8.5 लाख विद्यार्थियों को इसमें लिया, जिन्होंने भाग लिया, उसमें केवल स्कूल के विद्यार्थियों ने भाग नहीं लिया, तो उसमें 55,000 स्कूल भी जुड़े, और 55,000 स्कूल भी नहीं जुड़े तो उन विद्यार्थियों के अभिभावक घर में जुड़े। आपको आश्चर्य होगा, इस प्रतियोगिता में जो पहली क्लास में पढ़ने वाले
62,000 स्टूडेंट्स ने भाग लिया। अब आप सोचिए कि पहली क्लास में पढ़ने वाले 62,000 स्टूडेंट्स ने अगर एग्जाम दिया है, तो एग्जाम किसने दिया होगा? तो उनकी मम्मियों ने दिया होगा। बस ये हमारी सबसे बड़ी जीत है और यही इस परीक्षा का परिणाम है। हम मान लें कि जिस अवेयरनेस को लेकर हमने जो 3 भाग जो हमको बताए अभी, कि हमारी इस प्रतियोगिता का मूल जो आधार था वो विद्यार्थियों में जागरूकता, समाज में जागरूकता, उनकी सहभागिता, एक इको ब्रिक्स से उनकी सहभागिता हुई और एक मूवमेंट। 8.5 लाख लोग, बच्चे, 8.5 लाख का मतलब क्या हुआ? उनके घर को भी जोड़ दीजिए, और 55,000 विद्यालय। और मैं अंतिम इस प्रतियोगिता के बारे में बता देना चाहता हूं कि ये यूनिक है, यानी 55,000 स्कूल यदि किसी एक एनवायरमेंट की प्रतियोगिता के साथ जुड़ेंगे, शायद भारत के इतिहास में या अपने शिक्षा के इतिहास में पहली बार होगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे साथ में MOEF ने इसमें एजुकेशन में CVC, विद्या भारती, ऐसे सभी संस्थान जोड़ने के कारण हम इतना बड़ा कर पाए। यही मूवमेंट है और इसलिए 4 अपेक्षाएं हैं आगे ये, क्योंकि ये प्रतियोगिता का परिणाम नहीं है, यहाँ से शुरुआत होती है और पर्यावरण को बचाना हमारी शुरुआत है। और वो शुरुआत का मतलब क्या है कि हमको अपना स्कूल हरित घर बनाना है, स्कूल हरित स्कूल बनाना है। वो स्कूल में इको क्लब्स हमको खड़े करने हैं जिससे कि विद्यार्थियों को उसके अंदर सहभाग हो और स्कूल अपना जन जागरूकता के लिए, जैसे इस बार हमने प्रतियोगिता की, अगले बार प्रतियोगिता के साथ में वहां पर पर्यावरण मेले भी लगाए जा सकते हैं, क्या कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम कर सकते हैं जन जागरण के लिए। और तीसरा है कि स्कूल कोई सामाजिक दायित्व लेकर, जहां स्कूल है वहां के समाज को क्या पर्यावरण के युक्त कर सकता है, क्या पुणे का एक स्कूल अपने पास की कॉलोनी को कचरा मुक्त कर सकता है, पॉलीथीन मुक्त कर सकता है, ये इम्पैक्ट है। और इसलिए हमारी परीक्षा का परिणाम कब होगा कि तब हमने इस पर्यावरण को शुद्ध कर दिया, यही इसका परिणाम है। अभी जो परिणाम आपके सामने बताया जाएगा उस परिणाम के 2 भाग हैं। पहला, स्कूलों में सहभाग कितना रहा, बच्चों का सहभाग कितना रहा, और अपने स्कूलों में आने वाले विद्यार्थी जो ये सोच रहे होंगे मेरे कितने अंक आए, मैं प्रथम आऊंगा कि द्वितीय आऊंगा, इन सबको हम जिलों में और अपने स्टेट में स्कूलों को अपने अपने राज्यों में प्रथम, द्वितीय, तृतीय घोषित किया जाएगा। और स्कूल, क्योंकि आपको आश्चर्य होगा कि इसमें 20 में से 20 अंक प्राप्त करने, 100% अंक प्राप्त करने वाले भी हजारों हैं। अब प्रथम कौन आएगा? तो प्रथम आने का मतलब यह है कि मैंने पर्यावरण को 1% बचा दिया, ये मेरे व्यवहार में आ गया। केवल इको वृक्ष बनाने से पर्यावरण शुद्ध नहीं होगा, लेकिन वो मेरे लाइफ स्टाइल में आ गया, मेरे बिहेवियर में आ गया, ये इसके पीछे का उद्देश्य होगा। तो इसलिए अभी मैं श्याम जी से अनुरोध करता हूं कि इस परिणाम जरा बताएं, हम सबको घोषित करें। धन्यवाद, धन्यवाद गोपाल जी। परीक्षा के परिणाम घोषित करने से पूर्व मैं एक बात बताना चाहूंगा इको मित्र ऐप के बारे में। जी, इको मित्रम ऐप के माध्यम से हम सभी ने परीक्षा दी और ये हमारे लिए हर्ष का विषय है कि आप सभी के प्रयासों से हमारी ऐप इको मित्रम ऐप, जिसमें आपने एग्जाम दिया, वो प्ले स्टोर पर ट्रेंडिंग ऐप बनी हुई थी, रैंक्ड नंबर 1 इन लाइफस्टाइल कैटेगरी फॉर ए वीक। और एक और हर्ष का विषय है कि ऐप के माध्यम से ये एग्जाम हुआ, जिसके फलस्वरूप भारतीय विद्यार्थी जो विभिन्न 87 कंट्रीज में थे, वहां से उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। कितने विद्यार्थियों ने पार्टिसिपेट किया है? 8.5 लाख स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है और एक समय पे करीब 10,000 विद्यार्थी परीक्षा दे रहे थे। एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा, उसके बाद मैं डेटा पे आऊंगा
कि इको मित्रम ऐप का वर्जन 1 आपने देखा है, जिसमें आप एग्जाम दे पाए थे। इसका एक नया वर्जन जल्द ही लॉन्च होने वाला है 2 से 3 हफ्ते में, और इसके माध्यम से हम वो चेंज क्रिएट करना चाहते हैं जो हम पर्यावरण संरक्षण गतिविधि का ड्रीम है या स्वप्न है, कि हम हमारे वातावरण को, पर्यावरण को शुद्ध रखें, साफ रखें, स्वच्छ रखें। तो हम एक इको फ्रेंडली हैबिट ट्रैकर इस ऐप में लेके आ रहे हैं, जिसके माध्यम से आप छोटी छोटी इको फ्रेंडली हैबिट्स कैसे अपना सकते हैं और उनको ट्रैक करके अपने स्कोर्स अर्न कर सकते हैं, पॉइंट्स अर्न कर सकते हैं, और अपने फ्रेंड्स, फैमिलीज के साथ ज्यादा इको फ्रेंडली होने के लिए कॉम्पीट कर सकते हैं। और अल्टीमेटली इसके थ्रू जब इस ऐप में आप पार्टिसिपेट करेंगे एक्टिवली, तो हम रियली इको मित्र बन पाएंगे और यू कैन से इको फ्रेंडली बन पाएंगे। तो इसके लिए ये जल्दी ही आपके सामने होगी। तो हम डेटा की बात करें तो ज्योग्राफिकली भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। और हर्ष का विषय है कि सभी राज्यों और सभी केंद्र शासित प्रदेश से स्टूडेंट्स ने इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है। पिन कोड्स को देखें तो करीब 67% पिन कोड एरिया से स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है, एंड आउट ऑफ 748 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया 599 डिस्ट्रिक्ट्स ने पार्टिसिपेट किया है। अगर हम डिजिटल रीच की बात करें कि कितने विद्यार्थियों ने तो जो हमने लिंक शेयर किया था, उस लिंक पे 23,34,000 से ज्यादा विद्यार्थियों ने क्लिक किया। 23,34,000 students clicked on that link, and among these clicks 8,46,000 students ने इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया। जब आपने इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया तो इसकी एक फी आपके एक संकल्प के रूप में भरी गई, और इन 8 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों में से 3,71,000 विद्यार्थियों ने ये संकल्प लिया कि हम एक इको ब्रिक बनाएंगे। तो इस समय मैं ये बता देना चाहता हूं कि इको ब्रिक क्या होता है। इको ब्रिक एक सिंपल रेगुलर प्लास्टिक बोतल होती है, जिसमें आप अपने घर पे कोई अगर प्लास्टिक वेस्ट, सिंगल यूज प्लास्टिक वेस्ट आ जाता है, तो आप उसको कचरे में नहीं फेंक कर इको ब्रिक के अंदर डालना शुरू करते हैं और उसको कंप्रेस करके डालते हैं। और जब इको ब्रिक भर जाती है तो आप उसका ऊपर का कैप लगा के उसको वेस्ट में डंप कर सकते हैं। हम जनरली सिंगल यूज प्लास्टिक को वेस्ट में डंप नहीं करना चाहते, क्योंकि वो आगे जाके बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। अगर हम इसको प्लास्टिक की बोतल में कन्वर्ट करके डंप करते हैं तो ये बहुत सारी समस्याएं बचा सकती है। वो हम देखते हैं अगली स्लाइड्स पे। तो अगर इन 3,71,000 विद्यार्थियों जिन्होंने इको ब्रिक का संकल्प लिया, अगर ये इको ब्रिक बन जाती है तो क्या होगा? तो इसमें जो इन इको ब्रिक्स में जो प्लास्टिक आएगा वो करीब 11,48,000 स्क्वायर मीटर को भर सकता है। इतना एरिया, इतना लैंड का एरिया। इसको कैसे समझें? तो आप ये समझ सकते हैं कि ये प्लास्टिक जब किसी जमीन पे गिरे, उस जमीन पे हम 160 फुटबॉल ग्राउंड क्रिएट कर सकते हैं। इतने एरिया को आप प्लास्टिक से कंटेमिनेंट होने से बचा सकते हैं। इको ब्रिक में जो प्लास्टिक है उसका वजन कितना होगा? 3,71,000 इको ब्रिक्स में करीब 44,000 किलो प्लास्टिक आएगा। अगर आप इसको हाथियों के रेफरेंस में समझना चाहे तो ये इको ब्रिक में जो प्लास्टिक है वो 11 हाथियों के वजन के बराबर होगा। और अगर आप इको ब्रिक बनाएंगे तो हम बहुत सारे एनिमल्स को इस प्लास्टिक से बचा पाएंगे। और अगर इको ब्रिक्स को एक के बाद एक लगाकर काउंट करें 3,71,000 इको ब्रिक्स को, तो उनकी लेंथ होगी 68 किलोमीटर, 68 किलोमीटर्स। आप इस लेंथ को ये समझ सकते हैं कि ये 7.8 टाइम्स हिमालय की जो सबसे एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट, उससे भी 7.7 टाइम्स लेंथ होगी। तो जब आप इको ब्रिक बनाते हैं तो आप अपने आसपास के वातावरण, पहाड़ों को, जंगलों को और समुद्र को बचा रहे हैं। इसलिए मेरा सभी से निवेदन है कि आपने जो ये इको ब्रिक का संकल्प लिया, अपने घर में अवश्य बनाएं और केवल एक इको ब्रिक तक सीमित ना रहे। हर महीने, हर समय घर से सिंगल यूज प्लास्टिक केवल और केवल इको ब्रिक के फॉर्मेट में ही निकले, कचरे में नहीं जाए।
लेट्स सी हमारे पास टॉप 5 कॉम्पिटिशन्स में कौन आए हैं। सो अगर हम स्टेट्स की बात करते हैं तो 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज में से पहले नंबर पर रहे हैं दिल्ली, जहां से 2 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है। दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश है, जिसमें से 1 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है। और तीसरे नंबर पे रहे हैं हरियाणा, जो उत्तर प्रदेश से काफी छोटा राज्य है, लेकिन फिर भी काफी अच्छी मात्रा में स्टूडेंट वहां से पार्टिसिपेट किए हैं। चौथा पंजाब, 54,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स। एंड पांचवा महाराष्ट्र, 46,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स। अगर हम डिस्ट्रिक्ट्स को देखें तो टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट्स में पहला स्थान रहा है नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, जहां से पूरे कंपटीशन के 13% स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है। देन बेंगलुरु, जहां से 4% स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। पुणे, देन गौतम बुद्ध नगर, देन चंडीगढ़। अगर हम क्लास वाइज बात करें कि किस स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स ने ज्यादा पार्टिसिपेट किया, तो एज सच आप ग्राफिक्स देख पा रहे हैं। क्लास 10 के स्टूडेंट्स ने सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट किया, करीब 89,000 स्टूडेंट्स। देन क्लास 9, 87,000 स्टूडेंट्स। देन क्लास 8, देन क्लास 7, क्लास 6। So the most important phenomena of any competitive exam, marks. And if you can see, 3.8% student who participated in this exam, they scored full marks. It means 31,774 students from across the India actually scored full marks. And if you see the graph, you can observe that 52% students, approximately 52% students ने more than 75% achieve किया है. So I would like to congratulate all the students who have achieved full marks. Now हमने जो ये प्रतियोगिता है ये 3 कैटेगरीज में ऑर्गेनाइज किया था। इसमें से फर्स्ट से 5th क्लास जो फर्स्ट कैटेगरी है, अगर हम कैटेगरी वाइज देखें तो इस कैटेगरी में 3,10,000 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। उनमें से 26,000 स्टूडेंट्स ने फुल मार्क्स अचीव किए हैं। एंड वी ऑल नो दीज आर प्राइमरी क्लास स्टूडेंट्स, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3. So essentially their parents and their family supported it, but we love that it will create a good impact in their families and their families will work towards environment friendliness. इनमें से 75% जिन्होंने स्कोर किए हैं वो मोर देन 2 लाख स्टूडेंट्स हैं। और अगर हम इस कैटेगरी में किन स्टेट्स ने टॉप किया है तो दिल्ली 76,000 स्टूडेंट्स, देन उत्तर प्रदेश 32,000 स्टूडेंट्स, देन महाराष्ट्र, देन पंजाब एंड देन केरला। For second group, class 6 to class 8, approximately 2,38,000 students participated और मार्क्स इस पर्टिकुलर सेक्शन में मार्क्स केवल 6 जनों के फुल मार्क्स आए हैं। ये मिसकैलकुलेशन नहीं है, हमने बहुत बार वेरीफाई किया मल्टीपल चेक से एंड इट वाज सरप्राइजिंग फॉर अस कि केवल 6 लोगों ने फुल मार्क्स अचीव किए, बट इट्स अ गुड थिंग। और 75% से ज्यादा स्टूडेंट ने 75% से ज्यादा मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट्स रहे हैं, मोर देन 75,000 स्टूडेंट्स। इस कैटेगरी में जो स्टेट्स टॉप रहे हैं वो नंबर 1 दिल्ली, नंबर 2 उत्तर प्रदेश, देन पंजाब, देन हरियाणा एंड देन महाराष्ट्र। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, our senior students from class 9 to class 12, the third category, approximately 2,96,000 स्टूडेंट्स, 2,96,000 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। इसमें से 5,730 स्टूडेंट्स ने फुल मार्क्स अचीव किए एंड मोर देन 1,29,000 स्टूडेंट्स ने डिस्टिंक्शन अचीव किया। 68,000 स्टूडेंट्स दिल्ली से रहे विद फर्स्ट रैंक, देन हरियाणा 54,000 स्टूडेंट्स, देन उत्तर प्रदेश 42,000 स्टूडेंट्स, then Punjab 17,000 students, and then Maharashtra 11,000 students.
So these are the numbers behind the competition, how and who participated. Here I would like to congratulate all the people, all the students who achieved 100% marks. I would like to appreciate all the efforts done by all the students who achieved 75% marks. And I expect all these students who participated will participate in our next competition. And the motto of this competition was creating a change in our life, not winning a competition. So कंपटीशन जीतने का मतलब है हमें हमारे जीवन, हमारे व्यवहार, हमारी लाइफस्टाइल में बदलाव लाना। और इसके लिए अगर हम इको फ्रेंडलीनेस अपनाते हैं, अपने घर से सिंगल यूज प्लास्टिक केवल इको ब्रिक के माध्यम से ही घर से बाहर जाए, तो हम एक बहुत बड़ा चेंज क्रिएट कर सकते हैं। और हम सभी, आप सभी विद्यार्थियों पे काउंट कर रहे हैं इस चेंज को अपने व्यवहार में लाने के लिए, अपनी फैमिलीज में अडॉप्ट करने के लिए। सो वंस अगेन थैंक यू ऑल एंड कांग्रेचुलेशंस टू ऑल द स्टूडेंट्स। थैंक यू। परिणामों के विस्तृत विश्लेषण के पश्चात अब हम सब जिनका आशीर्वचन प्राप्त करने के लिए बहुत व्यग्र हो रहे हैं, लेकिन उससे पूर्व कुछ पंक्तियां मुझे ध्यान आ रही हैं कि पर्यावरण अर्थात प्रकृति ईश्वर का ही साक्षात स्वरूप है, और ईश्वर तक यदि कोई आवाज पहुंच पाती है तो कहते हैं कि वह आवाज संगीत की है, वह आवाज सुरों की है। कभी हम सब ने सुना है कि भारतवर्ष में राग मल्हार गाया जाता था तो बारिश होने लगती थी, राग दीपक गाया जाता था तो दिए जल उठते थे। जी हाँ, आज की हमारे इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि के नाते ऐसे ही व्यक्तित्व हम सबको आज यहाँ पे उपस्थित हैं। मैं बात कर रहा हूं पद्मश्री श्रीमती अनुराधा पौडवाल जी का। पद्मश्री श्रीमती अनुराधा पौडवाल जी का व्यक्तित्व मूलतः एक आध्यात्मिक व्यक्तित्व है। आपने लगभग 10 वर्ष की आयु से ही गीता का श्रवण, यदि मैं कहूं कि नियमित श्रवण आपने प्रारंभ कर दिया था तो शायद वह गलत नहीं होगा, और उसका जो प्रभाव है वह समस्त आपके गायन में हम सबको दिखाई देता है। इसीलिए हम सब देखते हैं कि आपके ने न सिर्फ हमारे कोमल भावनाओं की अभिव्यक्ति गीतों के माध्यम से की, बल्कि ईश्वर को पुकारने की जो भक्ति संगीत होते हैं, भजन होते हैं, वो भी आज पूरे भारतवर्ष में किसी के सर्वाधिक गाए जा रहे हैं तो वह पद्मश्री डॉक्टर अनुराधा पौडवाल जी के गाए जा रहे हैं। अभी मैंने नाम लिया डॉक्टर तो आप सबको थोड़ा आश्चर्य हुआ होगा, लेकिन मैं आप सबको यह बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि श्रीमती अनुराधा पौडवाल जी को कोल्हापुर विश्वविद्यालय ने डॉक्टरेट की डीलिट की उपाधि से सम्मानित किया है, इसलिए हम सब आपको डॉक्टर अनुराधा पौडवाल भी कह सकते हैं। वर्ष 2017 में आपको भारत सरकार ने अपने कला के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया। साथ ही साथ सिनेमा जगत का सर्वप्रतिष्ठित फिल्म फेयर पुरस्कार आपको 4 बार प्राप्त हो चुका है, और राष्ट्रीय कला पुरस्कार भी 1 बार प्राप्त हो चुका है। आपने भारत के लगभग सभी प्रमुख भाषाओं में 10,000 से अधिक गीतों का एवं 2,000 से अधिक भजनों का गायन किया है। हम सबके लिए यह एक और बड़ी विशेष बात है कि जो यह पर्यावरण संरक्षण गतिविधि है उसकी आप ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। मैं आमंत्रित करता हूं पद्मश्री डॉक्टर अनुराधा पौडवाल जी को कि हम सबको आज आशीर्वचन दें, और साथ ही साथ एक छोटी सी गुजारिश यह भी होगी कि अपनी सुरों की गूंज से हम सबके हृदय को भी झंकृत करें। पद्मश्री डॉक्टर अनुराधा पौडवाल जी। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं पर्यावरण संरक्षण गतिविधियों का और गोपाल भैया का। काफी समय से मैं आप लोगों को सुनती आई हूँ। सभी डिग्निटरीज को मेरा प्रणाम और बहुत बहुत आशीर्वाद। कौटिल्य, तुम्हें भी बहुत बहुत आशीर्वाद। जितना बड़ा कार्य
पर्यावरण संरक्षण गतिविधि की जो संस्था कर रही है, उतना ही तुम्हारा जो इसके प्रति जो तुम्हारी भावना है और तुम्हारी जो ये कला है, कौशल्य है, लोगों को इंस्पायर करने की, इम्प्रेस करने की, और ये ईश्वर किसी किसी को ऐसी वाणी देते हैं जिससे वो किसी को इम्प्रेस कर सके, लोगों को लगे कि अरे हमें कुछ करना चाहिए। तो मैं तुम्हें सुन रही थी, तो ये बहुत बड़ी कला तुम में है और बहुत कन्विक्शन है और एक बहुत सुलझा हुआ व्यक्तित्व है तुम्हारा। मैं मतलब यू आर ए इंस्पिरेशन सभी बच्चों को, क्या हम बड़ों को भी तुम एक इंस्पिरेशन हो कि तुम बड़ों को भी इंस्पायर कर सकते हो। ये कोई छोटी चीज नहीं है कि 5500 स्कूल्स ने इसमें पर्यावरण के लिए हिस्सा लिया है और 8.5 लाख बच्चे इससे जुड़ गए हैं। एक बहुत ही नेक काम गोपाल भैया आप सब मिलके कर रहे हैं। ये कोई आसान सी चीज नहीं, इतने लोगों को इकट्ठा एक मंच पे लाना, और ये बहुत गहरा काम आप कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली आज का दिन इतना विचित्र है कि मतलब बहुत कुछ कहना चाहते हुए भी मन उदास है, आप सभी जानते हैं। लता जी मेरी गुरु रही हैं। भगवत गीता जो आपने कहा, वो उन्हीं की गाई हुई गीता को गा गा के मेरा जीवन बना। तो मतलब कहना चाहते हुए भी दिल बोझल है, लेकिन मैं आभारी हूं कि आपने मुझे यहाँ पे एज ए चीफ गेस्ट बुलाया। संगीत के साथ साथ पर्यावरण के साथ भी मैं जुड़ी हुई हूँ, मेरे जो फाउंडेशन है सूर्योदय फाउंडेशन से, और मुझे लगा कि नेचर और सुर, ये इसमें कोई खास अंतर नहीं है, ये सभी ईश्वर से जुड़े हुए हैं, ये सभी एलिमेंट्स ईश्वर के ही हैं। तो अगर हम पर्यावरण की पूजा करते हैं, हम सुरों की पूजा करते हैं, तो हम ईश्वर की पूजा करते हैं। तो बहुत ज्यादा मैं नहीं बोलूंगी। बच्चों को मेरा आशीर्वाद है, आप हमारा फ्यूचर है आप। तो बहुत उम्मीदें हम आप पे लगा रहे हैं, और मैं कौटिल्य ने तो आप बच्चों को तो इंस्पायर कर ही दिया है, पर ऐसे कौटिल्य तुम्हें ज्यादा से ज्यादा और लोगों को इंस्पायर करना चाहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। मेरे बहुत सारी ढेर सारे आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, बहुत सारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है, और इसी के साथ मैं इजाजत लेती हूँ। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनुराधा जी, आप हमारे साथ आज जुड़े और इतनी अच्छी बातें हमें सुनाई। आपने इतने लोगों को, हम सबको, हम बचपन से आपको सुनते आए हैं, आप भी एक बहुत ही बड़ी इंस्पिरेशन है हम सभी के लिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। संगीत और प्रकृति दोनों जीवन में पर्यावरणीय चेतना जगाने का कार्य करती है। इनके मिलन से पर्यावरण को बचाया जा सकता है, ये एकदम सही कहा आपने। कार्यक्रम में अंतिम पड़ाव पर हम पहुंच गए हैं। कोई भी कार्यक्रम की सांगता धन्यवाद प्रदान किए बिना नहीं हो सकती। मैं श्री गोपाल जी देराडी जी को, पीएसजी के मालवा प्रांत मध्य प्रदेश के संयोजक, अनुरोध करती हूँ कि वे हमारे साथ आज जुड़े हुए सभी अतिथियों का, प्रेक्षकों का, मान्यवरों का धन्यवाद व्यक्त करें। जी धन्यवाद योगिनी जी। नमस्कार। आज के हमारे एनएसपीसी के परीक्षा परिणाम घोषणा के वर्चुअल कार्यक्रम में हमारे आग्रह पर पधारे अतिथिगण पद्मश्री माननीय अनुराधा पड़वाल जी, माननीय श्रीराम आरावकर जी, अखिल भारतीय महामंत्री विद्या भारती संगठन, माननीय
डॉक्टर एस गौरीशंकर जी, उप सचिव वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, माननीय जोसेफ एमानुअल जी, निदेशक केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई, माननीय विनोद कुमार जी, उपायुक्त केंद्रीय विद्यालय संगठन एवं चिरंजीव कौटिल्य पंडित गूगल बाई जी, आप सभी महानुभाव, हम सब जानते हैं अति व्यस्ततम महानुभाव हैं, परंतु हमारे आग्रह पर इस कार्यक्रम में शामिल हुए और हमारा मार्गदर्शन किया, उत्साह बढ़ाया। यह हमारे प्रति आपके स्नेह और पर्यावरण के प्रति आपके अनुराग को प्रदर्शित करता है। मैं पर्यावरण संरक्षण गतिविधि की ओर से आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं तथा आशा करता हूं कि भविष्य में भी आप सभी का स्नेह एवं सहयोग हमें मिलता रहेगा। साथ ही वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार, विद्या भारती संगठन, सीबीएसई बोर्ड, केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय समिति, सभी संगठनों ने प्रतियोगिता में हमारा सहयोग किया एवं उत्साह बढ़ाया। इनका भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। विभिन्न प्रदेशों के शिक्षा बोर्डों ने भी हमारा सहयोग किया, मैं उनके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं एवं देश के कोने कोने में स्थित उन सभी विद्यालयों के प्राचार्य, संचालकों और ईएनओ का भी आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने इस प्रतियोगिता में विद्यालय का पंजीयन कराकर हमें सहयोग प्रदान किया। उन सभी अभिभावकों के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने अपने बच्चों को इस प्रतियोगिता में सहभाग करने के लिए प्रोत्साहित किया। देश भर से इस कार्यक्रम को सोशल मीडिया के माध्यम से लाइव देख रहे इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए धन्यवाद ज्ञापित कर रहा हूं। साथ ही इस प्रतियोगिता एवं कार्यक्रम के सुचारू रूप से संचालन में जिनका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग प्राप्त हुआ, उनका भी मैं पर्यावरण संरक्षण गतिविधि की ओर से हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद गोपाल जी। कार्यक्रम की समाप्ति हम सभी को सुख शांति और सुमंगलता के लिए प्रार्थना करते हुए हम लोग करेंगे। मैं एडमिन टीम से निवेदन करती हूँ कि वे कल्याण मंत्र चलाएं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी का धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार सभी को। सभी को नमस्कार। सबका हृदय से आभार। नमस्कार सभी को नमस्कार। सभी को सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।